नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। मेरा नाम है बलदेव महर्षि और आप मेरे साथ स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम के कुछ चुनिंदा टॉपिक है उन पर हम बात कर रहे हैं। तो इतिहास लेखन की परंपरा में बात करें तो गारसा दत्तासी का नाम दत्तासी ने अपना इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी से नाम से लिखा। इस इतिहास के बारे में दो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। एक तो पहला ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में प्रथम प्रयास किसका है, तो वो गारसा दत्तासी है। हालांकि इसमें अनेक कमियां हैं। जैसे मुख्य बात ये कही जा सकती है कि इन्होंने उर्दू, हिंदी, अपभ्रंश आदि सभी कवियों को एक साथ रखा। काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया और कवियों की प्रवृत्तियों का इन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत की लगभग कवियों का इन्होंने एक प्रकार से अपने साहित्य के इतिहास में समावेश किया है। हालांकि हम केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ये इतिहास ज़्यादा इसलिए काम का नहीं है क्योंकि हिंदी के इसमें लगभग 72 के आसपास कवि हैं, तो ये इसकी कमियां हैं। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास के मामले में यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से यही प्रश्न उठता है। तथ्यों का मैं वाचन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि तथ्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर अपने ज़्यादा बात नहीं होगी। इसके बाद में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई शौराई हिंदी लिखा। इसके ऊपर काफ़ी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं ये इनका मौलिक है और कुछ लोग कहते हैं ये तासी के इतिहास का अनुवाद है। लेकिन आप इसका केवल नाम याद रखें, पंडित महेश दत्त शुक्ल, जिसका भाषा काव्य संग्रह असल में इतिहास नहीं माना जा सकता, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया है। इतिहासकार के रूप में बात करें तो तासी के बाद में दूसरा नंबर आता है शिव सिंह सेंगर का। सेंगर के बारे में दूसरा सवाल जो आता है वो ये है कि भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कौन है, तो शिव सिंह सेंगर है। लगभग 1000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है और कालिदास हजारा नामक ग्रंथ को इन्होंने प्रमुख आधार बनाया, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। दूसरी यहाँ से जो प्रश्न उठता है, 7वीं शताब्दी के कवि हुए हैं पुष्य या पुंड। इन्हें शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अलंकार रत्नाकर नाम की रचना भी इन्होंने बताई है पुष्य या पुंड की, जो कभी मिली नहीं है, तो उन्हें ये पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ से मुख्यतः दो ही प्रश्न उठते हैं कि भारतीय भाषाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार शिव सिंह सेंगर और पुष्य या पुंड को ये पहला कवि मानते हैं। इसके अलावा जब जिन इतिहासों का मैं खास तौर से विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, उन इतिहासों के सन भी पूछे जाते हैं। इस जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, उसमें जहाँ सन का उल्लेख मैंने उन्हीं इतिहास के सामने किया है जिनके पूछे जाते हैं, बाकी के नहीं किए हैं। इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका नाम आप देखेंगे तो आपको बड़ी एक नाम में ही सारी चीज़ें नजर आती है। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देशी, नॉर्दर्न हिंदुस्तान यानी उत्तरी भारत की। असल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तरी भारत की देशी भाषाओं के साहित्य के इतिहास को लिखा है और देशी भाषाओं का मतलब ये हुआ कि अपभ्रंश के बाद की भाषाएं। सबसे बड़ा काम जो ग्रियर्सन ने किया वो ये किया कि उन्होंने उर्दू और प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों को अलग कर दिया। इन्होंने एक बात आगे कही है कि मैं केवल आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये दूसरी पंक्ति आपको दिखाई दे रही है। ये बात असल में यही इसलिए कहते हैं कि उर्दू का वर्णन इसलिए नहीं करता कि उसका तासी ने वर्णन किया है, अपभ्रंश आदि का और संस्कृत आदि का वर्णन में इसलिए नहीं करता कि वो हिंदी भाषा में नहीं आता है। तो ग्रियर्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने सबसे पहली बार एक मार्ग निकाल दिया कि हिंदी के कौन से कवि हो सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये एक पत्रिका है, उसके विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ है। असल में ये भाषाओं का इतिहास है और देसी बोलियों का इतिहास है, देसी बोलियों के साहित्य का इतिहास है। और नाम में कहीं भी इतिहास नजर नहीं आता, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि नाम से इतिहास न होते हुए भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। अब 3 सवाल खड़े होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी, भारतीय भाषाओं में प्रथम प्रयास शिव सिंह सेंगर और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन। किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद भी इसी नाम से किया है। और इनकी एक सवाल ये भी बार बार आता है कि इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। इससे ये भी स्पष्ट होता है इस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय कवियों की प्रवृत्तियों का थोड़ा बहुत विश्लेषण अवश्य किया है। किसी भी काल को कोई संज्ञा देने से पहले उसका पूर्ण अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, जो इस तथ्य में दिखाई दे रहा है।
और प्रत्येक अध्याय के अंत में जो कभी इन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने एक बात कही है कि मैंने काल क्रमानुसार इसको लिखने का प्रयास किया है, इसलिए कालानुक्रम पद्धति से लिखा गया इतिहास माना जाता है। ग्रियर्सन कहते हैं कि मैंने काल क्रमानुसार पूरी की पूरी सामग्री को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है और कहीं कहीं तो बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए जो कवि कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं उनको इन्होंने गौण कवि के रूप में लिखा है। एक दूसरी बात यह भी है कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के पीछे 17 संदर्भ ग्रंथों की सूची दी है कि भाई मैंने इन इतिहास ग्रंथों से मैटर उठा के अपना इतिहास लिखा है और मुख्यतः शिव सिंह सरोज को अपना आधार बनाया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। काल विभाजन का प्रयास हम देखें तो अलग प्रकार का है। असल में इन्होंने अपनी पुस्तक को 11 खंडों में बांटा है ग्रियर्सन ने। तो काल विभाजन न होकर हम कह सकते हैं कि अध्याय में विभाजन किया गया है। फिर भी चारण काल नाम है वो नामकरण के प्रसंग में आता है, यानी कुछ न कुछ नाम देने के प्रयास किए हैं। और भले ही काल विभाजन और नामकरण समुचित नहीं हो, लेकिन पहले प्रयास के रूप में इनका नाम आता है। तो यहाँ कई बार परीक्षा में 2 प्रकार के सवाल आते हैं कि काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने। काल विभाजन समुचित रूप से सबसे पहले किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। ये थोड़ी बहुत यहाँ परंपरा में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं तो हर बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इनको गलत करते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास ताशी, हिंदी साहित्य में भारतीय भाषा में प्रथम इतिहास लेखन शिव सिंह सेंगर, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रियर्सन, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास ग्रियर्सन, काल विभाजन समुचित रूप से सबसे पहले किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मिश्र बंधुओं ने 3 भाइयों ने मिलकर, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र ने मिलकर एक बहुत बड़ा पोथा तैयार किया। असल में सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे थे और काशी नागरी प्रचारणी सभा का मुख्य काम यह था कि जगह जगह से हिंदी के ग्रंथों का खोजना, उनके बारे में शोध रिपोर्टें प्रकाशित करना। तो असल में 1908 से लेकर 1911 तक हिंदी साहित्य के खोजने में हिंदी साहित्य के अनेक शोध प्रकाशित हुए। इन्हीं शोध सामग्री का इस्तेमाल करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने 5000 कवियों को लेकर और उनका एक विवरणात्मक इतिहास लिखा। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि प्रवृत्तियों का विश्लेषण इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इनके बारे में डाटा यानी तथ्य कवियों के बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और इन्हें इसीलिए कहा जाता है, रामकुमार वर्मा ने कहा है कि इतिहास का प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन। इतिवृत्त यानी केवल विवरण देना, ये इनके बारे में प्रश्न आता है। प्रथम बार समुचित काल विभाजन की मैंने आपको बता दिया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों का प्रयोग इसमें किया गया है और तुलनात्मक पद्धति इन्होंने अपनाई है इतिहास लेखन में। और दूसरा, इसमें रामचंद्र शुक्ल के 2 कथन इसके बारे में बार बार पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की भूमिका में कहते हैं कि रीति काल के कवियों का विवरण लिखने में मैंने मिश्र बंधु विनोद से सहायता ली है। तो ये पंक्ति ज्यों की त्यों आती है। असल में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें रामचंद्र शुक्ल की कोई ना कोई पंक्ति नहीं आती है। तो ये सीधी पंक्ति आती है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण दिए हैं। तो सीधा सवाल ये भी आ सकता है कि यहाँ शुक्ल कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं? मिश्र बंधु विनोद की बात कर रहे हैं। ये पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। यह किस काल के बारे में बात हो रही है? रीति काल के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, जो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है उसमें उन्होंने पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व आरंभिक माध्यमिक काल, इस प्रकार का काल विभाजन किया है। उसकी आलोचना करते हुए एक वाक्य आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से उत्तर आदि, मध्य, पूर्व आदि में खंडों में बांट देना और यह भी नहीं देखना कि कौन से भाग में क्या आता है और क्या नहीं आता है, किसी भी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ये इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं। फिर भी हम इसका महत्व इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि इस पहली बार समुचित काल विभाजन किया। दूसरी बात, कवियों के बारे में इतने तथ्य इन्होंने भर दिए कि वो बहुत सारे लोगों के काम आए और एक बहुत बड़ा ग्रंथ ये बन चुका है। हिंदी नवरत्न असल में इनका इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन मैंने इनकी सूचना केवल यहाँ केवल महत्वपूर्ण रचना है इसलिए दे दी है। इसके बाद में आते हैं रामचंद्र शुक्ल। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अपने आप में मील का पत्थर है। उससे पहले किए गए सारे प्रयास फीके पड़ते हैं, जबकि शुक्ल के इतिहास के बाद में जितने इतिहास लिखे गए हैं वो शुक्ल के इतिहास से प्रकाशित हो रहे हैं। तो असल में यह एक प्रकाश स्तंभ है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने असल में एक नोट्स बनाया था
और यह सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक हिंदी शब्द सागर प्रकाशित हो रहा था। तो उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, तो उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसलिए यह पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ और बाद में स्वतंत्र रूप से ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। ये जो दूसरी पंक्ति मैंने डार्क की है, थोड़ी सी आपको बोल्ड की है, दिखाई दे रही होगी। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत बड़ी पंक्ति है और सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ की शुरुआत इसी पंक्ति से करते हैं। वो कहते हैं कि जैसी जनता होती है, जैसा जन होता है, उस देश का साहित्य भी वैसा ही होता है। जब जब जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य के बदलते हुए स्वरूप का सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। तो इस पंक्ति को आप रिपीट कर करके समझ सकते हैं। दूसरी बात रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कि इन्होंने योगीन चेतना को महत्व दिया है। योगीन चेतना का मतलब यह है कि जब वो भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं तो वो कहते हैं इस्लाम के आक्रमण के कारण भक्ति साहित्य का उदय हुआ। यानी हिंदी साहित्य की अनेक दौर, अनेक मोड़ को वो तत्कालीन परिस्थितियों का कारण मानते हैं। इसलिए जिस काल में जो कवि है उस कविता पर उस युग का प्रभाव रामचंद्र शुक्ल बहुत अधिक दिखाते हैं। इसलिए योगीन चेतना को सर्वाधिक महत्व देने वाले ये इतिहासकार है। इन्होंने काल विभाजन हेतु दो बातों को आधार बनाया है। इन्होंने जो काल विभाजन किए हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, इसमें यह कहते हैं कि मैंने दो बातों को आधार बनाया है। एक तो ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथ चाहे कितने ही मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। जैसे आदिकाल में रासो ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए मैंने इसका नाम वीरगाथा काल कर दिया है। दूसरी बात, विशेष ढंग की रचनाओं की उपलब्धता। आदिकाल में इन्हें अधिकतर रचनाएं वीरगाथात्मक मिली, इसलिए इन्होंने इस काल का नाम वीरगाथात्मक कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि काल विभाजन के लिए मैंने दो बातों का आधार बनाया, कोई ग्रंथ कितने प्रसिद्ध हैं और क्या इस प्रकार के ग्रंथों की विशेष रूप से उपलब्धता है। कई कारण से यह विवादित रहे, इसकी आगे चर्चा होती रहेगी, ज्यादा मैं यहाँ पे जाऊंगा नहीं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथों में निम्न ग्रंथों से सहायता ली। मिश्र बंधु विनोद का नाम हम ले चुके हैं। रीतिकाल के विवरण लिखने में इन्होंने सहायता ली। इसके अलावा अपनी भूमिका में हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास की है, कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी की है, ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि की है, इन पुस्तकों से इन्होंने सहायता ली है। रामचंद्र शुक्ल की एक आलोचना इस कारण से भी होती है कि जैन, नाथ और सिद्धों को इन्होंने अपने साहित्य से लगभग बाहर कर दिया है और ये कहते हैं कि नाथ और सिद्ध तो सांप्रदायिक कोटि का साहित्य है, इसलिए यह शुद्ध साहित्य में नहीं आता, इसलिए अपने साहित्य में इन्होंने नहीं रखा है। जैनों की बात करते हुए कहते हैं कि जैनों को मैंने अपने इतिहास में इसलिए शामिल किया है, यह दिखाने के लिए शामिल किया है कि अब भ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। असल में ये 1050 से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ मानती है विक्रमी संवत से, लेकिन फिर भी इन्होंने जैनों की रचनाओं को शामिल किया है। आगे हम जैनों के बारे में पढ़ेंगे, तब इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। विधेयवादी पद्धति का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। विधेयवादी पद्धति क्या है ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका उनके निबंधों का संग्रह है। और जो एक बात कही जाती है इनकी कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना यानी 75% वैसा ही होता जैसा आज है। ये बात हिंदी साहित्य की भूमिका में पहले ही निबंध में पाई जाती है। हिंदी साहित्य की भूमिका असल में ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में गए थे, विश्व भारती में, जो बंगाल में है, और वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी। तो उन लोगों को हिंदी सिखाने के लिए जो उन्होंने निबंध लिखे, हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए जो निबंध लिखे, वो उन निबंधों का संग्रह हिंदी साहित्य की भूमिका है। असल में यह सवाल भी कभी कभी आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ असल में मूल रूप से इतिहास ग्रंथ है। तो 2 नंबर का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये मूल इतिहास है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को 2 इतिहास पढ़ने चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तीसरी रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आई थी। असल में बलिया में उत्तर प्रदेश में कोई एक सम्मेलन हुआ था और वहां उन्होंने लगातार 6 व्याख्यान दिए थे। उन व्याख्यानों का संग्रह वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप बार बार नाम सुनेंगे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो हम कहते हैं कि उन्होंने युग की चेतना पर बल दिया। वो हिंदी साहित्य में कोई भी बदलाव का कारण उस युग को मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में कोई भी मोड़ आता है उसका कारण परंपरा को मानते हैं।
जैसे भक्ति साहित्य के उदय की बात मैं विस्तार से आगे बताऊंगा आपको। भक्ति साहित्य का उदय का कारण रामचंद्र शुक्ल वो इस्लाम को मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये तो पीछे से चला रहा था। सिद्धों में, नाथों में, जैनों में और हिंदी साहित्य पूरे भारतवर्ष में दूसरी शताब्दी से भक्ति के स्रोत भिन्न भिन्न जगह दिखाई देते हैं। इसलिए ये रामचंद्र शुक्ल है वो परंपरावादी इतिहासकार है, और रामचंद्र शुक्ल है वो युगीन चेतना को महत्व देने वाले इतिहासकार हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी। ये पंक्ति मैंने आपको बोल दी है। शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। असल में आदिकाल नाम बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो ये प्रश्न कम ही आता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। शुक्ल जी की धारणाओं को खंडित करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। खंडित और कोई विशेष राम कुमार वर्मा ने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा, और यह इतिहास 693 से 1693 तक यानी भक्ति काल तक की जानकारी इसमें मिलती है। और इनके बारे में 2-3 बातें प्रसिद्ध है। एक तो अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना, इसलिए आदिकाल की सीमा यह बहुत पीछे तक खींच ले गए हैं। इसलिए आदिकाल के इन्हें 2 भेद करने पड़े, संधि काल और चारण काल। दूसरा उनका योगदान यह है कि भक्ति काल के ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जैसे नामों को इन्होंने सूफी काव्य और संत काव्य कहा, और अपने पूरे ग्रंथ को उन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया है, जो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा भावुक होकर काव्यात्मक इतिहास लिखा है। उसके बाद में नागरी प्रचारणी द्वारा सब इतिहास जो लिखा जा रहा है, इसमें प्रश्न आता है कि छठा खंड है उसके संपादक कौन है। और इसके बाद में ये रचनाएं हैं, इनके आप नाम देख लें, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दी नहीं है और नहीं चर्चा करूँगा। गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास की हम पहले बात कर चुके हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का योगदान ये माना जाता है कि उन्होंने रीति काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध इन 3 भागों में बांटा है। तो ये प्रश्न भी आता है, बाकी नाम सभी याद करने हैं। और सुमन राजे के इतिहास की बात करना चाहूँगा, 27 क्रम संख्या पर है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो यह हिंदी साहित्य की महिला लेखिकाओं के बारे में लिखा गया है, इसलिए इसको आधा इतिहास कहा जाता है। नीलाभ और नीरजा माधव ने भी ओझल नारी का इतिहास लिखा है। शिवदान सिंह की बात करना चाहूँगा। शिवदान सिंह का इतिहास हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये मानते हैं कि 1900 या 1920 के बाद ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। असल में ब्रज अवधि आदि हिंदी नहीं है, खड़ी बोली ही हिंदी है, इसलिए इनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। 1900 के बाद ही हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, इसलिए हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी किताब का नाम है। इन रचनाओं के नाम भी आप देख लें। बस अब थोड़े आपको इतने बस ये जो नाम है इसका नोट्स बना के आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।